बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो अल्काइल हैलाइड्स है इनके रेट ऑफ रिएक्शंस को हमने डिस्कस कर चुके थे। आज हमने डिस्कस करना है वो न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट है कि न्यूक्लियोफाइल का SN1 के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल इसी तरह इफेक्ट करता है जैसे SN2 के अंदर हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, जिसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। लेकिन SN1 के अंदर ऐसा नहीं होता है। SN1 के अंदर न्यूक्लियोफाइल का जो इफेक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर नहीं है और ये इन्वॉल्व भी नहीं होता रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर। ठीक है जी, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ सबस्ट्रेट या कार्बोकेटाइन जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और वही उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है SN1 के लिए। लेकिन इसके अलावा वो कहता है अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर आप ऐड कर दें तो फिर क्या होगा। वो कहता है जी फिर वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर या कार्बो स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ दोज न्यूक्लियोफाइल कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितना ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, स्ट्रॉन्ग है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, और वो जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना वो प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम नीचे अगर हम देखते हैं हमारे पास ये इधर हम कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे, हमारे पास वाटर है और एक तरफ हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड और वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, हम दोनों उसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं। तो हम देखते हैं कि आफ्टर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एसिटिक एसिड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दोनों प्रोडक्ट बने हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन पे इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है वो उतना ही ज्यादा बेटर इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करेगा। ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर अफेक्ट करेगा कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रिएक्शन में डालेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कंसंट्रेशन से उसके अंदर मौजूद है और वो प्रोडक्ट वो ज्यादा बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट उससे कम बनेगा। लेकिन SN1 के अंदर याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट ज्यादा नहीं होता क्योंकि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट नहीं होता। यानी कि ये इसकी काइनेटिक्स क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ देखना होगा, ये सेकंड ऑर्डर रेट लॉ नहीं होगा क्योंकि इसकी सिर्फ कंसंट्रेशन डिपेंड करती है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर जो कार्बोकेटाइन जनरेट करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। हमने SN2 के अंदर भी लिविंग ग्रुप देखे थे कि लिविंग ग्रुप के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो देन कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर ही ये उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकेगा। ठीक है जी, SN1 रिएक्शन के अंदर वो कहते हैं जी गुड लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो SN1 रिएक्शन को ज्यादा फास्ट कर देते हैं। उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर वो लिविंग ग्रुप जो होता है वो इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ तो जितना ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप होगा उतना ही SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब एग्जांपल्स हमारे सामने एक्सीलेंट एग्जांपल्स है, वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर एंड वेरी पुअर एग्जांपल्स है। एक्सीलेंट के अंदर टोसाइल है, अमोनिया है, वेरी गुड के अंदर आयोडाइड गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप है, फिर उसके नीचे ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्सिल है, अमाइड है। ये सारे एक्सीलेंट जो होगा ये वाले होंगे, एक्सीलेंट और वेरी गुड। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडाइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ तो SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर हमारे पास क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसका SN1 रिएक्शन कम होगा, उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कम होगा, कार्बोकेटाइन कम जनरेट होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है गुड लिविंग ग्रुप वांट टू लीव सो इट ब्रेक द कार्बन या सब कार्बन और लिविंग ग्रुप बॉन्ड फास्टर वंस द बॉन्ड ब्रेक। वो कहता है जी जितना लिविंग ग्रुप वांट टू लीव इट ब्रेक, लिविंग ग्रुप बेहतर होगा वो उस सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड को क्या करेगा जी ब्रेक फास्टर करेगा और कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। आगे जी वन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म द फास्टर द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, कार्बोकेटाइजेशन इज फॉर्म एंड फास्टर द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एंड फास्टर द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। ठीक है जी, कार्बोकेटाइन बनेगा और फास्टर कार्बोकेटाइन जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। सेकंड अभी इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। फास्टर द न्यूक्लियोफाइल कैन कम इन एंड फास्टर द रिएक्शन विल बी कंप्लीट। वो कहता है जी कि फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बनेगा, तेजी से कार्बोकेटाइन बन जाएगा अगर आपका लिविंग ग्रुप बेटर होगा। अगर आपका लिविंग ग्रुप बेटर है तो कार्बोकेटाइन बनेगा और फास्ट से कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। सेकेंड इसका पॉइंट क्या होगा, तेजी से जो न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर आप ऐड करेंगे वो फास्ट न्यूक्लियोफाइल
क्या काम करेगा जी, उस कार्बोकेटाइन के करीब आएगा और रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटाइन बनता है और तेजी से बनता है किसके अंदर, जब आपका लिविंग ग्रुप गुड हो, वेरी गुड हो, एक्सीलेंट हो, और उसी के साथ ही न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का काम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटाइन का जनरेट होना जरूरी है, इसी वजह से उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, जब तक कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता उतनी के उस वक्त तक एसएन जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का रोल उसी वक्त होगा जब कार्बोकेटाइन आपका जनरेट होगा। ठीक है जी, अब वो फास्ट जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो फास्ट उसके ऊपर एक्शन करेगा और फास्टर रिएक्शन विल बी कंप्लीट और एक्शन को कंप्लीट कर देगा। दोबारा इसकी हम समरी करते हैं, इसको हम समराइज करते हैं कि एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप जो होंगे वो एक्सीलेंट रेट ऑफ रिएक्शन देंगे, एक्सीलेंट जो होंगे वो SN1 रिएक्शन देंगे एज कंपेयर टू वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई भी SN1 रिएक्शन करना है तो हमें देखना है कि उसका जो लिविंग ग्रुप है वो कितना बेटर लिविंग ग्रुप है, वो कितनी तेजी से वो निकलेगा। जितनी फास्ट से वो निकलेगा उतना फास्ट कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अगर वो बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो वो जल्दी नहीं निकलेगा और जल्दी आपका कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। जब कार्बोकेटाइन आपका नहीं बनेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो SN1 रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी इसका इफेक्ट है। इसका मतलब हुआ कि इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है और SN1 रिएक्शन के लिए, जिस तरह SN2 के अंदर। आगे सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट का इफेक्ट जी सर अगर ऐसे हो कि लिविंग ग्रुप जो है वो ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप ना हो लेकिन कार्बोकेटाइन जो बनने वाला है वो ज्यादा स्टेबल हो, तो क्या तब भी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले है कि लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, जब कार्बोकेटाइन बनेगा फिर हम उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बात वाला गौर से सुनिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्लोराइड लगा हुआ है, पीछे उसके टर्शरी है 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब वो कार्बोकेटाइन जनरेट ही नहीं होता तो रिएक्शन क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ लिविंग ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये सारे मतलब सारा जो SN1 रिएक्शन है ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, और वो सबस्ट्रेट क्या है, वो सबस्ट्रेट ये है जिसके साथ एक कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और वो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। जितना लिविंग ग्रुप गुड होगा, एक्सीलेंट होगा, उतना ही चांस होंगे कि कार्बन जल्दी से बनने के बाद हम देखते हैं कि वो सेकेंडरी है, टर्शियरी है या प्राइमरी है। अगर वो टर्शियरी है तो ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी है तो कम होगा, सेकेंडरी है फिर भी कम होगा। सर अमाइंस जो होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक या एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते हमें, तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अमाइन, इसकी क्या डिटर्मिनेशन है? देखिए लिविंग ग्रुप का जो इफेक्ट है ना, देखिए मेरी एक बात याद रखें, लिविंग ग्रुप जो होता है वो हम देखते हैं कि वो उससे टूटने के बाद अपनी आइडेंटिटी कितनी बरकरार रखता है। ओके, ठीक है सर। हेलो, अपनी आइडेंटिटी कितनी बरकरार रखता है। अगर हम ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड को ही हम कंसीडर कर लें तो हम कहते हैं कि ब्रोमाइड जो होता है वो उसकी आइडेंटिटी ज्यादा देर बरकरार रह सकती है एज कंपेयर टू फ्लोराइड या क्लोराइड के। ओके, HI जो होता है H, हेलो, अब जरा दोबारा जी सर। ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है वो अनस्टेबल, अपनी आइडेंटिटी अनस्टेबल होता है। जब वो वहां से निकल जाता है फ्लोराइड आयन की फॉर्म के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट के साथ आयोडाइड भी लगा हुआ, क्लोराइड भी लगा हुआ, फ्लोराइड भी लगा हुआ है, हमने फ्लोराइड को भी निकाला, क्लोराइड का भी निकाला, ब्रोमाइड को भी निकाला, उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी को चेक किया कि इनके ये जो है ये खुद कितनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद। जो ज्यादा अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा हम कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो वहां से निकल के खुद आइडेंटिटी बरकरार रख सकता है। जैसे अमोनिया है, जैसे वाटर है, जैसे टूसाइल है। लेकिन जैसे जैसे आते हैं हाइड्रोक्सिल है, वो इतनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, फौरी तौर पर वो कोशिश करता है कि उसके साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कायम रखे। सॉल्वेंट का इफेक्ट है, सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट का समटाइम SN1 हम जिसको डिस्कस करते हैं, SN2 से हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। SN2 के अंदर सॉल्वेंट का इफेक्ट का रोल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम डिस्कस करते थे कि हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें, क्योंकि अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते तो क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल
के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता था और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देता था, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन सबस्ट्रेट। जी लेकिन सर। क्या SN1 के अंदर भी ऐसा है? SN1 के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि SN1 के अंदर अगर हम पहले हम लाइन सेकंड को हम डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कार्बोकटाइन जनरेशन के ऊपर, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है वो कार्बोकटाइन है, यानी कि पहले कार्बोकटाइन जनरेट होगा देन न्यूक्लियोफाइल जो होगा इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कार्बोकटाइन जनरेट करने के लिए हेल्प करे हमारी, ठीक है। इसके लिए वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं समटाइम SN1 रिएक्शन द सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड ए सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। वो कहता है कि बाज़ ऐसे भी सॉल्वेंट होते हैं कि हम उसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, तो वो क्या काम कर रहे होते हैं कि वो SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकटाइन जनरेट होता है और वो खुद ही उसके साथ क्या काम कर लेते हैं, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कर लेते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी उसके साथ कार्बोकटाइन जनरेट हुआ, हमने कार्बोकटाइन फॉर एग्जांपल वाटर में जनरेट किया। अब क्या होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल के तौर पर उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। एक तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस टाइप रिएक्शन, ठीक है, इस कार्बोसॉल्वोलाइसिस। आगे वो दूसरी बात करता है कि polarity and stability of the solvent to stabilize the intermediate carbocation is very important, ठीक है। वो ये बात करता है कि polarity and ability of the solvent to stabilize the intermediate carbocation। वो दूसरी बात ये कहता है कि आपका जो सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ही बेटर होगा कि जो आपका कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनेगा उसको उतना ही ज्यादा वो स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कार्बोकटाइन जनरेट किया किसी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो ज्यादा पोलर भी है और प्रोटिक भी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब उसने क्या काम किया, कार्बोकटाइन को चारों तरफ से जो है ना वो अराउंड करके घेर के उस कार्बोकटाइन को स्टेबल कर लिया। अब क्या होगा, हम बाहर से जैसे ही न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इसके ऊपर अटैक कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल हमने बाद में इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर SN1 के अंदर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या काम करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट को स्टेबल करते हैं। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे तो कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं रहेगा। अगर कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा या आपका आखिरी यील्ड जो होगी रिएक्शन की वो कम होती चली जाएगी, ठीक है जी। अब उसको हम कैसे पता चलेगा दिस इज ए पोलर सॉल्वेंट है, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो पोलर सॉल्वेंट होगा और वेस्टर्न रिएक्शन के लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके अंदर उस सॉल्वेंट के अंदर SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा। नीचे एक चार्ट दिया गया है, अगर हम चार्ट की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे पास है एसिटिक एसिड है और उसके बाद मेथनॉल है और वाटर है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं एसिटिक एसिड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है और रिलेटिव रेट 1 है, एथेनॉल का 33 है और वाटर का 78 है। और देख लें कि वाटर के अंदर ये रेट ऑफ रिएक्शन कहां से कहां तक जा सकता है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट है हम ये 4 के 4 हमने इसको डिस्कस कर लिए हैं, पीछे से दोबारा कर लेते हैं एक बार। सॉल्वेंट का इफेक्ट हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप हमने देख लिया, न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट हमने देख लिया, ठीक है जी। अब उसके सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के ऊपर हमने अल्काइल चेन के ऊपर देखा कि अल्काइल चेन क्या है। दोबारा मैं इसको जरा दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर, ठीक है। ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। ये इसकी काइनेटिक हमने डिस्कस कर ली थी, ये इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। दोबारा देखते हैं, काइनेटिक डिस्कस कर ली है। इसके अंदर हमने काइनेटिक के अंदर कहते हैं दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है। इसके अंदर सिर्फ रेक्टेंट ही सबस्ट्रेट ही जो है वो रेट डिटरमिनिस्टर के तौर पर काम करता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं कि इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन दोनों इसके अंदर पॉसिबल होती हैं और दोनों ही प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं। ये इसका मैकेनिज्म है, एक बैक साइड अटैक है, एक फ्रंट साइड अटैक है। दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे और 2 प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों प्रोडक्ट जो होंगे वो रेक्टेंट से, एक रेक्टेंट की तरह का होगा, रेक्टेंट से डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इसकी S कॉन्फ़िगरेशन है रेक्टेंट की, तो एक प्रोडक्ट में से एक की S आएगी और दूसरे की R कॉन्फ़िगरेशन होगी।
इसका मतलब है कि ये रेसिमाइजेशन भी हो सकती है और रेसिमाइजेशन के अलावा कम या ज़्यादा भी आइसोमर बन सकते हैं। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। टर्शी अगर है तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी प्राइमरी के। और ये इसकी सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर का रिलेटिव वेट हमने डिटरमिन कर दी है। टर्शी कार्बोकेटाइन रिलेटिव वेट बहुत ज़्यादा देगा इन SN1 रिएक्शन के अंदर। न्यूक्लियोफाइल का हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है जी, और न्यूक्लियोफाइल की इन्वॉल्वमेंट क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर क्या हो सकती है। देन इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप हमने कहा जी जितना ज़्यादा गुड लिविंग होगा इतना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा और फास्ट बनेगा। आगे जी कंपेयर SN1 SN2 SN1 रिएक्शन। ये एक पिक्चर किसी से ली गई है, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ रही हैं, दरमियान वाली पिक्चर देखिएगा जहाँ से ये मैं एरो लगा रहा हूँ। SN1 है, इसका मतलब है कि पहले ये जो डॉग है बेचारा निकल गया, फिर कैट ने जो है ना उसके अंदर बैठना, ठीक है। SN2 के अंदर एट द सेम टाइम वो कैट ने उसके ऊपर अटैक किया और डॉग को बाहर निकाल दिया, ठीक है। सर ठीक हो गया। सर ये सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन थी। आगे जी रेट ऑफ रिएक्शंस है। SN1 की लाइन खींची गई, SN2 की लाइन खींची गई, ठीक है जी। SN1 की लाइन वो कहता है जी कि SN1 जैसे जैसे आपका ग्रुप टर्शियरी होता जाता है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता जाता है, SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है, ओके। और SN2 में वो कहता है जैसे जैसे टर्शी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी और प्राइमरी से मथाइल की तरफ जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। SN1 मथाइल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और SN1 के अंदर टर्शी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से मथाइल में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता चलेगा। देन कंपैरिजन कंपेयर करेंगे SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन। अब देखें वो कहता है जी SN1 है, हमने ग्रीन कलर से मेंशन किया हुआ SN2। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट रेट लॉ, वो कहता है जी रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है, वो कहता है यूनिमॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट ओनली, रेट लॉ इज डिपेंड ओनली सबस्ट्रेट फॉर SN1 रिएक्शन, रेट लॉ डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 रिएक्शन। यानी कि रेट लॉ जो होता है SN2 के अंदर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे एक्ट कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। दोनों की कंसंट्रेशन में फर्क आएगा तो रेट लॉ डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन SN1 के अंदर सबस्ट्रेट ओनली पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबस्ट्रेट जब तक कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं करता या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती उस वक्त तक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब रेट लॉ डिपेंड करता है ओनली कार्बोकेटाइन जनरेशन। बिग बैरियर, इसका बिग बैरियर क्या है, क्या बैरियर इसके अंदर है कि जो बैरियर क्रॉस कर लेंगे तो हमारे पास चीजें काम शुरू हो जाएगा। वो कहता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, जब तक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी नहीं आती, ये बैरियर है इसका, उस वक्त तक ये SN1 रिएक्शन बेटर नहीं होगा। और हम लिखते हैं हमारे पास SN1 का प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एक तरफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो ठीक है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, वो अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। लेकिन टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक हो गया जी। इसी तरह स्टीरिक हिंड्रेंस, SN2 के अंदर बिग बैरियर क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर कि जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही SN2 रिएक्शन ज्यादा बेटर होगा। ये इसके अंदर बैरियर है। अगर ये बैरियर खत्म कर दें, स्टीरिक हिंड्रेंस का बैरियर खत्म कर दें, देन क्या होगा, इजीली SN2 रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम बैरियर स्टीरिक हिंड्रेंस का बैरियर लगाते जाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चलेगा, ठीक है। आगे अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल, वो कहता है जी चेन की बात करता है कि SN1 के लिए टर्शियरी चेन होनी चाहिए, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्काइल चेन होनी चाहिए, लेकिन SN1 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होनी चाहिए। यानी कि टर्शियरी भाई 10 टाइप्स के अंदर ज्यादा बेटर चांस नहीं है SN2 के लिए। न्यूक्लियोफाइल, अब ये जरा बात गौर से सुन लीजिएगा, तो कहता है कि SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग जनरली बियर नेगेटिव चार्ज,
हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं जो नेगेटिव चार्ज हो। उसकी वजह ये होती है कि हमने एट द सेम टाइम सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होता है जो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेते। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को हम क्यों नहीं लेते? वीक और जनरली यहाँ पर वीक और जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को हम यूज करते हैं। ठीक है, हेलो जी जी सर। आ रही है? जी सर। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, SN1 के लिए हम वीक और जनरली जो है ना वो न्यूट्रल हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारी रीजनिंग है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको जब हम E1 E2 रिएक्शन करेंगे वहां जाके आपको पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि वीक और जनरली न्यूट्रल जो है ना वीक या जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हम SN1 के अंदर हम यूज क्यों करते हैं। एक तो इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि एट द सेम टाइम क्योंकि वहां पे हम SN1 के अंदर हम कार्बोकैटाइन जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कार्बोकैटाइन जनरेट कर रहे होते हैं, तो कहीं ये ना हो जाए कि वहां से ये अगर हम स्ट्रॉन्ग या नेगेटिव चार्ज डालें तो वहां पे वो प्रोटॉन को किसी जगह से अब्स्ट्रैक्ट कर दे, प्रोटॉन को किसी जगह से अब्स्ट्रैक्ट कर ले और उसके ऊपर क्या बना बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं जनरेट करना शुरू कर दे। ठीक है, जैसे E1 या E1 रिएक्शन के अंदर हो सकता है। ठीक है जी, आगे है सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, ये भी हमने इसको देख लिया। आगे है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 के अंदर बोथ होगी रेसिमाइजेशन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और SN1 की SN2 के अंदर क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होगी। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोफाइल का मैं फिर बता देता हूँ कि हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं कि वो इजीली कार्बोकैटाइन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज रखेगा तो माइट भी पॉसिबल कि वो कहीं ना कहीं से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट ना करना शुरू कर दे, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर ले। ठीक है, ये सर। हेलो जी सर, आ गया। हाँ, ये हमने करना है एलिमिनेशंस। व्हाट इज एलिमिनेशंस, क्या है? ये भी उसी तरह है। ठीक है,